Hello everyone, myself Dr. Rajiv Ranjan. In recent NEET PG 24, I secured a rank of 1112. And now I will tell you what did I do, which took me from a rank of 64,000 in NEET PG 23 to this rank. So मैं अपना सीरियस प्रिपरेशन पिछले साल अगस्त 2023 से स्टार्ट किया। मेरा इंटर्नशिप पिछले साल जुलाई में कंप्लीट हुआ। अगस्त में मैं बिना जॉब किए बैठ के अपना तैयारी स्टार्ट किया था। उस वक्त तक मेरा मैरो का वीडियोज़ कंप्लीट हो चुका था, नोट्स प्रिपेयर्ड हो चुका था। तो मैं अपना मेजर सब्जेक्ट का मेन नोट्स से ही अपना रिवीजन स्टार्ट किया। तो सबसे पहले अगस्त में मैं जो है सर्जरी से अपना रिवीजन स्टार्ट किया और फिर बाकी कुछ एक दो मेजर सब्जेक्ट किए। सामने नवंबर का INET का एग्ज़ाम था, तो मैं उसी को ध्यान में रख के अपना प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन हुआ क्या कि 16 अक्टूबर को मैं मॉक टेस्ट दिया जिसमें 6-7 हज़ार मेरी रैंक आई थी। और फिर मुझे तब जाके फील हुआ कि मैं इतने दिनों से 2.5 महीना अगस्त के बाद से लेके सितंबर और अक्टूबर इतने दिन हो गए, 2.5 महीने में भी जो है सिर्फ 3 सब्जेक्ट का ही मेजर मेन नोट्स से मैं मैरो के मेन नोट्स से रिवीजन कर पाया हूँ। तो अब मैं क्या करूँ, सामने एग्ज़ाम है नवंबर में 5 नवंबर को। तो फिर सोचा कि क्या करता हूँ, कम से कम PYQ कर लेता हूँ INET का। तो उस ड्यूरेशन में मैं INET का PYQ किया। फिर INET का एग्ज़ाम दे के उसका रिज़ल्ट जिस दिन आया तो वो उस दिन मेरा रैंक 12,000 था। तब जाके मेरा एक रियलाइजेशन हुआ कि मैं शायद गलत कर रहा हूँ मेन नोट्स से पढ़ाई करके, क्योंकि पूरे 3 महीने हो गए और मैं बस 3 ठो सब्जेक्ट मेडिसिन नहीं, सर्जरी, गायनी और पैथो जैसे सब्जेक्ट ही कर पाया था। तो लगा कि क्योंकि मैं स्लोली पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि अब अपने प्लान में मॉडिफिकेशन करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो पूरे 19 सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में एटलीस्ट 4-5 मंथ्स लग जाएंगे। तो फिर उतना दिन में फिर से अगर चालू रिवीजन अगर नेक्स्ट नहीं कर पाए तो सब भूल जाएंगे। तो इससे बेटर है कि कोई ऐसा सोर्स मैं चूज़ करूं कि जिसको मैं कि कम ही टाइम में कर पाऊँ और अच्छे से सेकेंड रिवीजन भी कर पाऊँ, थर्ड रिवीजन भी कर पाऊँ। तो इसलिए उस वक्त मुझे मेरी फ्रेंड्स ने भी, जिसके साथ मैं अपना प्लान डिस्कस करता था, वो भी बोली कि मैं रैपिड रिवीजन से ही पढ़ूँगी। तो मुझे भी लगा कि मैरो के रैपिड रिवीजन से ही पढ़ेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि मैरो के मेन नोट्स तो मैं एक वीडियो देख ही चुका था। तो कंटेंट बस उसी से ही कंसाइज्ड वे में रैपिड रिवीजन भी होगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा उस सोर्स को यूज़ करने में। इसलिए मैं रैपिड रिवीजन से अपना बाकी बचे हुए सब्जेक्ट का रिवीजन स्टार्ट किया नवंबर 2023 से। मैं ये बता दूं कि मेरा 2 चीज़ कांस्टेंट था थ्रू आउट द प्रिपरेशन। वो है कि लगभग रोज़, मतलब एक्सेप्ट फ्यू डेज, रोज़ 50 to 100 क्वेश्चंस बनाते थे। और बाकी जो है क्वेश्चंस और मतलब बाकी मेन नोट्स रिवाइज़ कर, मतलब रैपिड रिवीजन रिवाइज़ करना। और 15 डेज़ पे ग्रैंड टेस्ट देना, 15 डेज़ पे ग्रैंड टेस्ट देना प्लस रोज़ 50 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करना। ये दोनों चीज़ कांस्टेंट था मेरा। तो मैं जब नवंबर से अपना रैपिड रिवीजन से अपना प्रिपरेशन चालू किया रिवीजन, तो फिर उस वक्त यही पता था कि मेरा एग्ज़ाम 3 मार्च को होने वाला है। तो लगा कि अब कम समय है, तो एक रिवीजन मैं 15 जनवरी तक कर लेता हूँ और फिर 15 जनवरी से 15 फरवरी तक सेकेंड रिवीजन कर लेंगे। और फिर एक बार अंतिम 15 दिन में होल 19 सब्जेक्ट का, जैसे कि हम लोग सुनते हैं। तो फिर मेरा 7 जनवरी को रैपिड रिवीजन से लगभग सब्जेक्ट का रिवीजन हो गया था एक्सेप्ट 3 सब्जेक्ट। तब अनाउंसमेंट होता है कि एग्ज़ाम का डेट पोस्टपोन्ड होके 7 जुलाई हो गया है। तो उस वक्त ये सुन के लगा, दुखी भी हुआ कि ये इतना डिले क्यों हो रहा है। बाकी लगा कि ठीक, कुछ ना कुछ प्रिपरेशन में कमी है, तो इसको पॉजिटिव वे में ही लेना चाहिए। तो मैं फिर अपना पढ़ाई का पेस
चाहा कि पहले जैसा ही हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर से वो पेस को पकड़ने में एटलीस्ट 15 दिन लग गए, और फिर मैं अराउंड 25 जनवरी से सही से अपना स्टडी करना चाहा। तो फिर फरवरी में जाके 10 फरवरी में ये लगा कि क्या ये मन में जैसे प्रिपरेशन के दौरान हम सभी को डाउट होता है कि क्या मैं जो सोर्स यूज़ कर रहा हूँ सफिशिएंट है कि नहीं है। तो मैं तो रैपिड रिवीजन से पढ़ रहा था, तो फिर लगा कि क्या पता ये सफिशिएंट होगा कि नहीं होगा। तो फिर सोच जैसा उस वक्त सुनने में आ रहा था यूट्यूब वीडियोस पे कि बीटीआर एक अच्छा सोर्स है। तो फिर उस वक्त मेरी फ्रेंड्स जो है बीटीआर का सब्सक्रिप्शन ली, तो फिर मैं सोचा कि मैं भी इसको एक बार, मतलब कम वीडियोज़ है तो 10 दिन में उसका वीडियो देख के उसका रिवीजन कर लेते हैं। 300-400 पेज का मेन वीडियो का नोट्स है, तो वो ये हो सकता है, इतना मैं अपने रैपिड रिवीजन के साथ ऐड कर सकता हूँ। तो फिर मैं सोचा कि 10 दिन में ये हो जाएगा। 15 फरवरी से 25 फरवरी के तक में वीडियोज़, मैं मेन बीटीआर के वीडियोज़ को देख लूँगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि मैं जो है उसको पूरा करने में, वीडियोज़ करने में मुझे पूरा 15 फरवरी से पूरा मार्च लग गया। लेकिन इस बार मैं एक चीज़ किया कि मैं जब एमबीबीएस में मैरो का वीडियोज़ देखता था, तो देखने के बाद मैं नोट्स का रिवीजन नहीं करता था। लेकिन इस बार जो है मैं मैरो के, मतलब सॉरी, बीटीआर के जो है मेन जो वीडियोज़ देखते थे उसके साथ साथ मैं उसके नोट्स का पीडीएफ का रिवीजन भी मैं करता था। तो ये मैं एक तरह से मेरा एक 19 सब्जेक्ट का एक रिवीजन हो गया पूरे मार्च तक में। मैं फिर सोचा कि एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेता हूँ। तो फिर मैं 15 दिन में जो है फिर से उसका हम रिवाइज़ कर लिए 15 अप्रैल तक। फिर उसके बाद सोचे कि रैपिड रिवीजन से पढ़ते हैं, तो रैपिड रिवीजन मैं फिर स्टार्ट किया 15 अप्रैल से। और फिर मेरा 19 मई को एनएसेट का एग्ज़ाम था, तो उससे पहले 10 मई तक जो 4-5 सब्जेक्ट रैपिड रिवीजन के मेन सब्जेक्ट हुए थे वो हो गए। उसके बाद मैं सोचा कि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 10 जो है मई से लेकर 19 मई तक बस कुछ दिन बचे हैं, तो बीटीआर को जल्दी से एक बार कवर अप कर लेता हूँ और एनएसेट का पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं बस यही किया, लेकिन कुछ 2-4 सब्जेक्ट फिर भी मेरा एनएसेट से पहले छूट गया था। बाकी इसीलिए मेरा मे बी अच्छा नहीं आया, मेरा 9500 रैंक आया एनएसेट मई में। लेकिन फिर मैं उसके बाद ये सोचा कि उस वक्त उस एग्ज़ाम को देने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि ठीक है बीटीआर तो सही है, लेकिन देखे कि बहुत सारा क्वेश्चन रैपिड रिवीजन से भी था। तो मैं सोचा कि नहीं, इस बार रैपिड रिवीजन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि मैं 2 बार बीटीआर का रिवीजन कर ही चुका हूँ। तो फिर मैं नेक्स्ट जो है, जब 23 जून को मेरा एग्ज़ाम होने वाला था, उस वक्त यही पता था मुझे, तो मैं यही सोच के रैपिड रिवीजन के जो बचे हुए सब्जेक्ट थे उसका रिवीजन करने लगा। तो फिर वही 10 जून तक सेकेंड रिवीजन मैं कर लिया, एक्सेप्ट 2-3 सब्जेक्ट। फिर मैं उसके अंतिम में नीट का पीवाईक्यू करता हूँ। फिर 23 को जो है एग्ज़ाम के दिन पता चलता है रात में कि मतलब 22 जून को एग्ज़ाम फिर से मतलब पोस्टपोन हो, मतलब कैंसिल हो गया है। तो फिर क्या करें, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब एंजाइटी हुआ, फ्रस्ट्रेशन भी हुआ कि अब क्या करें फिर से। उसके बाद फिर से मतलब पूरा फ्लो सैचुरेट हो चुके थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। यही एक ऑप्शन था कि अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, क्योंकि गिव अप नहीं कर सकते थे। तो फिर मैं इस बार सोचा कि अपना जो कुछ इस बार मैं इससे पहले जितना भी एग्ज़ाम था उससे मैं उस वक्त पीवाईक्यू करता था एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, या फिर बीटीआर कुछ मतलब ऐसे मतलब करता था। तो मैं सोचा इस बार मैं अपना जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा करता था, 20th नोट्स तैयार किया था कुछ। तो और फिर कुछ नोट्स मतलब पल्स के इमेजेस, स्क्रीनशॉट, तो इस सब को पढ़ लेता हूँ। तो मैं इस बार मैं पहले उसी को पढ़ा, और फिर जो कुछ सब्जेक्ट जो है बचे हुए थे रैपिड रिवीजन में जो वीक थे, 4-5 सब्जेक्ट उसको पढ़ा। ये था कि मेरा प्रिपरेशन लगभग 2 बार बीटीआर का, मतलब अब तक में जो है पूरा जो है जुलाई तक में मैं 2 बार बीटीआर का रिवीजन कर चुका था, और फिर 2 बार जो है रैपिड रिवीजन से भी मैं कर लिया था रिवीजन। और
उससे पहले पिछले साल 2023 में मैं मेजर सब्जेक्ट कुछ उसका मेन नोट्स भी मेरे से पढ़ चुका था एक बार, जैसे कि गायनी सर्जरी, कम्युनिटी मेडिसिन, पैथो, फार्मा, etc। तो फिर बाकी जब अंतिम 10 दिन बचे 11 अगस्त मतलब 1 अगस्त से लेके, तो फिर मैं सोचा कि देख रहे थे कि स्पीड पूरा, क्योंकि पढ़ाई सही से नहीं हो रहा था, उतना चाह के भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यही था कि मैं कंसिस्टेंट था। तो सोचा कि अब अंतिम में जो है जो भी सब्जेक्ट नहीं पढ़े कम से कम बीटीआर से मैं पढ़ लेता हूँ। तो मैं बीटीआर से पढ़ने लगा, लेकिन फिर भी अंतिम में मतलब 3-4 सब्जेक्ट नहीं कर पाया था। तो मैं सोचा कि अब 2 दिन बचे हैं एग्ज़ाम को, तो अब इस ड्यूरेशन में मैं पूरे तरह से प्रेशराइज्ड हो गया था, पता नहीं कैसे कर क्या कंप्लीट करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं सोचा कि ठीक है, जो ख़त्म होता है होता है, बस अपने आप को रिलैक्स कर रखना है। तो बस मैं अपने आप को रिलैक्स्ड रखा, 2 दिन में ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा। सोचा कि कम से कम जो पढ़ चुके हैं बहुत पढ़े हैं, कम से कम अगर माइंड पीसफुल रहेगा, रिलैक्स्ड रहेगा, तो एग्ज़ाम के दिन मैं अच्छे से सोच पाऊँगा और रिलैक्स वे में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँगा। तो बस मैं यही किया, और एग्ज़ाम के डे बस मैं यही था कि जब क्वेश्चन देख रहा था तो हार्ड भी लगे थे क्वेश्चन, लेकिन मैं उस एग्ज़ाम में जो है बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुआ था, मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक था, मैं सही से क्वेश्चन को सॉल्व किया। और यही होता है कि ऐसा नहीं था कि एग्ज़ाम देने के बाद आए तो लगा कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा करके आया हूँ, ऐसा कुछ आइडिया नहीं लग रहा था मुझे। लेकिन यही है कि मेरा हमेशा से था कि मैं गेस भी अच्छा करता था, और वो भी एग्ज़ाम में। मैरो के जीटी में ये होता है कि अकॉर्डिंग टू मी कि वो नॉलेज क्वेश्चन को ज़्यादा देखता था, लेकिन ये है कि उसमें नॉलेज के साथ साथ वो कहीं ना कहीं एक बहुत सारा हिडन चीज़ देखता है, आपका क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्किल, बहुत सारे चीज़ जो क्वेश्चंस बनाने के ही से ही ये हो सकता है। तो फिर वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर था अच्छा, क्योंकि मैं क्वेश्चन मतलब अच्छा सॉल्व करता था, तो वही शायद मुझे हेल्प किया। तो इन नटसेल मेरा प्रिपरेशन थ्रू आउट द ईयर, बस मैं रोज़ जो है ऑलमोस्ट एवरी डे 50 to 100 क्वेश्चंस सॉल्व करना। अगर मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व किया तो 50 क्वेश्चंस का जो है नीट और एनएसेट का टैग लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, और फिर 50 क्वेश्चंस रिमेनिंग जो है ऑल टैग ऑल सब्जेक्ट का कस्टम मॉड्यूल से मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था। और बाकी जो है 15 डेज़ पे जीटी देना, उसको अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करते थे, रिव्यू करते थे। और जो है मैं जब शुरू के 2-3 महीने, जैसा कि हम सब सुनते हैं कि मेन नोट्स करना चाहिए, मेन नोट्स, तो मैं चालू किया मेन नोट्स से अपना प्रिपरेशन, लेकिन मैं देखा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक स्लो रीडर हूँ। तो फिर मैं उसके बाद जो है नवंबर से रैपिड रिवीजन से प्रिपरेशन किया, फरवरी में बीटीआर को ऐड किया। तो बस आरआर और बीटीआर मेरा था बेसिस ऑफ रिवीजन, जीटी, और फिर रोज़ 50 to 100 क्वेश्चंस सॉल्व करना। बाकी क्वेश्चंस सॉल्व करते वक्त कुछ बार बार जो पर्ल्स आते थे वो गलत होता था, तो उसका स्क्रीनशॉट जो है लेते थे, कुछ इमेज क्वेश्चंस में अच्छे थे तो उसका स्क्रीनशॉट लेके कभी कभार रिवाइज़ करना। तो इन नटसेल मेरा यही प्रिपरेशन था। बाकी में कुछ पॉइंट्स जो प्रिपरेशन में डॉट होता है कि नहीं मेन नोट्स ही करना चाहिए, तो जैसा कि हम लोग टॉपर से सुनते हैं, शायद वो इसी कारण वो टॉपर रहते हों, लेकिन मेरे केस में तो ऐसा नहीं था, मैं मेन नोट्स से रिवाइज़ नहीं कर पाया। मे बी क्यों, अगर मैं एमबीबीएस के डेज़ में अच्छे से अपने नोट्स को रिवाइज़ करता तो मे बी वो मैं इस ड्यूरेशन में फास्टली रिवाइज़ कर पाता, लेकिन वो नहीं हुआ। और दूसरा चीज़ जो सुनते हैं हम लोग हमेशा जीटी के स्कोर को देख के परेशान होते रहते हैं, वो मैं भी हुआ था, क्योंकि नीट मॉक में मेरा 18,000 रैंक आया इसी साल। तो मैं सोचा कि जब 1,20,000 में मेरा 18,000 रैंक आ रहा है, तो जब 2.5 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो फिर मैं क्या कर पाऊँगा। तो वो सब सोच के मैं बहुत अपने आप को इनकेपेबल माना था हमेशा से, जो कि बहुत लोग अपने आप को मान लेते हैं, लेकिन
मैं एक ऐसा एग्जांपल हूँ कि कि आप जो है मॉक में 18,000 ला के भी 1100 रियल एग्ज़ाम में ला सकते हो। तो आपको मैरो के जीटी से ज़्यादा अपने आप को डिमोरलाइज नहीं करना है, अपने आप को नीचा नहीं समझना है। तो बस जो है काम है कि जो है अपना रोज़ क्वेश्चन सॉल्व करना, 150 टू 100 क्वेश्चंस, वो भी एक टाइम फ्रेम में होना चाहिए। ये नहीं कि अपने आप को बस 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो लगा दिए 6 घंटे, पूरा दिन वही कर रहे हैं। कुछ 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 2 से 3 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। और बाकी नोट्स भी रिवाइज़ कर रहे हैं तो टारगेट होना चाहिए कि मेरा टारगेट रहता था कि 1 घंटे में अगर मैं नेचुरली 6 पेज पढ़ रहा हूँ तो मैं अपना टारगेट 10 पेज पे रखता था। तो टारगेट रखने से ये होता है कि आप अगर 10 पेज ना भी पढ़ पाए तो कम से कम 8 पेज पढ़ लोगे कभी। इसलिए हमेशा टारगेट रखना चाहिए, नहीं तो बस आप स्लो पढ़ते रहोगे, दिमाग माइंड जो है इधर उधर कुछ भी सोचते रहेगा। तो टारगेट रखना चाहिए कि हमको 3 घंटे के अंदर क्वेश्चंस सॉल्व करके रिव्यू कर लेना है। और बाकी पेज अगर हम रिवाइज़ कर रहे हैं तो क्वालिटी पे तो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और होना चाहिए कि 1 घंटे में मैं जो भी अपना स्पीड पढ़ रहा हूँ नेचुरली उससे थोड़ा ज़्यादा टारगेट देख के उसको कंप्लीट करूँ। तो ये है। और ये सुनते हैं कि 14 घंटा पढ़ना चाहिए। बाकी मैं सच बोलूँ तो मैं कभी भी अपने प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में 14 आवर्स नहीं पढ़ पाया। हालांकि मैं कैलकुलेट भी करता था मैं कि क्योंकि मोबाइल में वो बताता है कि आप कितना घंटा यूज़ कर किए हो। तो मैं देखता था कि पूरे दिन में मेरा जो है मैक्सिमम किसी दिन पढ़े हैं तो 11 आवर्स मैक्स पढ़े हैं, वो भी 2-4 दिन ही पढ़े होंगे। एवरेज मेरा पढ़ने का ड्यूरेशन जस्ट 7 टू 8 आवर्स ही रहता था। बाकी नींद पे भी मैं कोई ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज़ करता था। जो है अच्छा खासा 7 टू मोर देन 7 टू 8 आवर्स का स्लीप भी लेते थे। और ऐसा प्रिपरेशन जर्नी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आइडियल होता है जैसे कि 3 रिवीजन हो जाना चाहिए 15 दिन के अंदर, आपके सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाना चाहिए। आइडियली ऐसा होना चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो अपने आप को ये नहीं मानना है कि नहीं हो सकता है मेरा एग्ज़ाम क्रैक। आप अगर पहले भी अच्छे से पढ़े हो तो बिल्कुल हो सकता है। अपने आप को कॉन्फिडेंट मानना चाहिए, जितना आप बेस्ट दे सकते हो, आपका जो क्षमता है हमेशा उससे ज़्यादा देने का कोशिश करना चाहिए। बाकी अपने आप को कभी भी अंडर कॉन्फिडेंस में नहीं समझना चाहिए कि अगर कुछ सब्जेक्ट छूट जाते हैं तो मतलब ये है। अगर कोई भी आपको प्रिपरेशन से एग्ज़ाम क्रैक करने से रोक रहा है तो वो कोई नहीं, बस वो आप हो, और कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि कंपटीशन कितना भी टफ़ हो, ये सोचे कि सारे डॉक्टर्स एग्ज़ाम में बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंट हो, रोज़ आप अपना बेस्ट दे रहे हो तो यू विल जस्ट सरप्राइज योर सेल्फ। कभी भी आप बेस्ट देने वाला ऐसा नहीं है, बहुत लोग नहीं है। तो मैं खुद अपना देख चुका हूँ। मैं एग्ज़ाम से पहले बहुत कुछ वीडियोज़ देख के अपने आप को डिमोरलाइज़ करके रखता था कि पता नहीं मैं कैपेबल नहीं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर रोज़ अपना बेस्ट दे रहे हो, कंसिस्टेंट हो, तो यू आर मोर देन यू थिंक यू आर। बस रोज़ जो होता था ये दिक्कत था कि आइडियली मैं हमेशा चाहता था कि मैं मोबाइल यूज़ नहीं करूँ, यूट्यूब नहीं चलाऊँ, मैं जो रोज़ 2-3 घंटे वेस्ट कर रहा हूँ ये ना करूँ। लेकिन पता नहीं, ना चाहते हुए भी मैं इसको स्टॉप नहीं कर पाया थ्रू आउट द प्रिपरेशन। लंच किए उसके बाद जो है मोबाइल चलाने लग गए, 1-2 घंटा कैसे बीत गया। लेकिन फिर जैसे होश आता था तो फिर उसको स्टॉप भी कर देते। हमेशा कभी भी आइडियल नहीं होगा आपका प्रिपरेशन। हमेशा अचीव करना है, जितना परफेक्शन हो, जितना आप डेविएशन से बच सको उतना बचो। एग्ज़ाम जो है थ्रू आउट ईयर, ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल जर्नी है, इतना आसान जर्नी नहीं है। और फिर जितना अटेम्प्ट होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा, खुद को ही आप सवाल करने लगोगे। ऐसा भी हुआ था प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में कि बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज़, बाकी हेल्थ ख़राब होना, रातों में नींद भी सही से नहीं आता है स्ट्रेस के कारण। तो ये सारा इश्यूज़ अपने आप को, क्या पता आपके रिलेटिव्स, आपके गार्जियन ही बोले कि तुम बार बार फेल हो रहे हो, पता नहीं मतलब
पहले ही तुम अच्छा थे, अब पढ़ाई सही से नहीं कर रहे हो। तो बहुत सारा चीज़ आपको सुनना पड़ेगा। ये एक प्रिपरेशन जर्नी है, तो इसमें हम लोगों को स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। इसके सिवाय बाकी ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं है जो आप थ्रू आउट द प्रिपरेशन फिक्स्ड होकर उसको फॉलो करो। बस शुरू के लिए कुछ स्ट्रेटजी से स्टार्ट करना है, और जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको आइडिया लगने लगेगा कि क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए, क्योंकि आप बंद आँखों से प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। हमेशा आपको देखते रहना होगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि आप क्या सही डायरेक्शन में जा रहे हो, और उसको जज करने का एक बेस्ट टूल है कि आप जीटी दे रहे हो, कस्टम मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, तो रेगुलर इंटरवल पे आप प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं। पहले अगर 50 क्वेश्चन बनाते थे, अगर आप 30 क्वेश्चन सही कर रहे हो तो अब आप 35 जनरली सॉल्व कर रहे हो। तो ये आपको एक आइडिया देगा कि नहीं, आप अच्छा डायरेक्शन में जा रहे हो। तो बस यही है सब। जनरली हम लोग को प्रिपरेशन प्लान का ज़रूरत जब प्रिपरेशन के स्टार्टिंग फेज़ में होते हैं तभी ज़रूरत ज़्यादा होता है। तो जब भी स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, तो सबसे पहले अगर सपोज़ दैट मेन नोट्स पढ़ चुके हैं और अगर हम उसको पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लग रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है उससे पढ़ने में। लेकिन आपको अगर उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ये भी कर सकते हो कि कुछ सब्जेक्ट जो आपका वीक है या फिर मेजर सब्जेक्ट है, उस सेलेक्टेड सब्जेक्ट को आप फर्स्ट रिवीजन में जो है आप मेन नोट से कर लो, बाकी रैपिड रिवीजन से करो। क्योंकि फर्स्ट रिवीजन के वक्त टाइम रहता है तो प्रेशर कम रहता है, उस वक्त हम अच्छे से कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। तो फर्स्ट रीड को बहुत ही थोड़ा अच्छे से करना चाहिए ताकि अच्छा कॉन्सेप्ट बने, ये है। हाँ, और इनिशियली जब हमारा थ्योरी स्ट्रांग नहीं होता है, रिवीजन नहीं हुआ रहता है, तो हमेशा जो है ऐसा नहीं है कि मतलब आप सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हो या फिर थ्योरी कर रहे हो। हमेशा दोनों का बैलेंस होना चाहिए। इनिशियली थ्योरी का पोर्शन ज़्यादा होना चाहिए। अगर 10 आवर्स पढ़ रहे हैं तो 7 आवर्स थ्योरी पढ़ रहे हैं और 3 आवर्स क्वेश्चन, दोनों का कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। क्योंकि थ्योरी से आपका कुछ कॉन्सेप्ट बनेगा तो उसको आप अप्लाई क्वेश्चंस के थ्रू ही कर पाओगे। तो क्वेश्चन बनाना भी बहुत ही ज़रूरी है। बस क्योंकि अगर सिर्फ क्वेश्चन बना रहे हो, जो मैं गलती किया था इंटर्नशिप में कि सिर्फ क्वेश्चंस बनाता था, और क्योंकि थ्योरी पढ़ा नहीं था तो क्वेश्चंस रिव्यू करने में ही बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहे थे, तो वो फ्रूटफुल नहीं होता है। क्योंकि आप मेन नोट्स का वीडियोज़ देख चुके हो तो फिर आप उसको ज़्यादा उसके कॉन्सेप्ट को रिटेन कर पाओगे। इसलिए हमेशा शुरू में जो है थ्योरी पे थोड़ा ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, 70% और 30% क्वेश्चंस को भी देना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन भी आना चाहिए। कुछ थ्योरी में जो लैकुना होता है, सही से समझ नहीं पाते हैं, क्वेश्चंस गलत होने पे ही समझ में आता है, तो वो भी ज़रूरी है। बाकी लेटर ऑन आप 60% थ्योरी पढ़ो, 40% टाइम क्वेश्चन बनाओ, या 50% दो। लेटर ऑन ये आप ये भी कर सकते हो। तो यही सब थी बात। बाकी आगे कोई आपको अगर कोई डाउट है, कुछ जानना चाहते हो, तो आप कमेंट में आप क्वेश्चंस रख सकते हो। मैं उस पे अगर आगे कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियो बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।